Prakamas, welcome back to the channel. आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट और हाई वेटेज टॉपिक को डिटेल में समझने वाले हैं, जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये टॉपिक ना सिर्फ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि अगर आप इकोनॉमी को रियल लाइफ में समझना चाहते हो तो ये उसका बेस बनाते हैं। इस वीडियो के अंत तक आपको क्लियर हो जाएगा कि एक नेशनल इनकम कंट्री की कैसे डिसाइड होती है, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता है, और गवर्नमेंट इकोनॉमी को कैसे कंट्रोल करती है। तो चलिए बिना डिले के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका कोर कॉन्सेप्ट है क्या। कभी आपने सोचा है कि एक कंट्री में कितना प्रोडक्शन होगा, कितने लोगों को जॉब मिलेगी। कभी इकोनॉमी फास्ट ग्रो करती है और कभी स्लो ग्रो कर जाती है। इन सब का रीज़न क्या है? तो इन सब का आंसर है दो पावरफुल फोर्सेस। फर्स्ट वन इज एग्रीगेट डिमांड एंड सेकेंड वन इज एग्रीगेट सप्लाई। इन दोनों के बीच का बैलेंस ही डिसाइड करता है कि इनकम क्या होगी, आउटपुट लेवल क्या होगा और एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होगा। चलिए वन बाय वन करके हम दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट, एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड होता क्या है? तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है इकोनॉमी में टोटल प्लान्ड स्पेंडिंग। प्लान्ड, इस वर्ड को बहुत अच्छे से याद रखना है ना, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्लान्ड वर्ड। इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी हो जाती है ना, क्योंकि इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड सिर्फ इसकी बात नहीं करता कि ऑलरेडी क्या लोग खरीद चुके हैं, बल्कि वो इस चीज़ पे फोकस करता है कि इकोनॉमी में जो लोग हैं वो क्या खरीदने का प्लान कर रहे हैं। एडी इंक्लूड करता है एस्टिमेटेड डिमांड। चलिए, और अगर एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके चार मेन कंपोनेंट है। फर्स्ट वन इज कंजप्शन, जिसमें आता है हाउस होल्ड्स की स्पेंडिंग, जैसे कि फूड, क्लोथ्स, मोबाइल, रेंट्स, इन सब पे जो भी खर्चा किया जाए वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। सेकंड होता है हमारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि ऐसे खर्चे, ऐसे एक्सपेंडिचर जो आपके एसेट्स को इंक्रीज करते हैं ना, कैपिटल एसेट्स को बढ़ाते हैं, जैसे कि बिजनेस का स्पेंडिंग, जिसमें मशीन, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स, इन सब पर जो भी खर्चा किया जाए वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। थर्ड वन इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग, जो गवर्नमेंट जो भी लोगों के वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए जो भी स्पेंड करती है, जो भी खर्चा करती है, वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग का पार्ट होता है। एग्जाम्पल में हम लेते हैं रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल, डिफेंस एक्सेट्रा। फिर आता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट में क्या आता है अपना एक्सपोर्ट, जो भी है टोटल एक्सपोर्ट माइनस में इम्पोर्ट। तो ये चार मेन कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड के। बट फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग हम सिर्फ दो सेक्टर को ही कंसिडर करते हैं, जिसे हम टू सेक्टर इकोनॉमी कहते हैं, जिसमें सी और आई, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड किया जाता है। सो एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई। फिर हम बात करते हैं हम एग्रीगेट सप्लाई की। इकोनॉमी में टोटल आउटपुट प्रोड्यूस कितना हुआ है वो एग्रीगेट सप्लाई उसकी बात करता है ना। मैन्युफैक्चर, जो भी टोटल मैन्युफैक्चरिंग हो रखी है इकोनॉमी में, उसकी बात करता है। यहाँ पर एक गोल्डन एग्जाम पॉइंट याद रखना है कि एग्रीगेट सप्लाई ऑलवेज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। ऐसा क्यों होता है? तो आपको पता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट से कि किसी एक बंदे का एक्सपेंस दूसरे की इनकम होती है ना, कि जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होता है उसकी वैल्यू किसी ना किसी को किसी ना किसी फॉर्म में, इनकम के फॉर्म में किसी ना किसी रूप में मिल जाती है। जैसे कि अगर हम वर्कर की बात करें तो उनको वेजेस के रूप में मिलेगी, जो लैंडलॉर्ड्स है उनको रेंट के रूप में मिलेगी, जिसने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया उसको इंटरेस्ट के रूप में मिलती है, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट के फॉर्म में मिलती है। तो बेसिकली क्या है कि सप्लाई, जितना भी सर्विस प्रोड्यूस हुआ है, जितना भी सप्लाई हुआ है, उसकी वैल्यू किसी न किसी को इनकम के फॉर्म में मिल जाती है। इसीलिए एग्रीगेट सप्लाई ऑलवेज इक्वल्स टू इनकम, नेशनल इनकम। चलिए अब हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड के जो कॉन्सेप्ट से कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट की। सबसे पहले है कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन क्या होता है? कंजप्शन फंक्शन ज़्यादा कुछ नहीं है, ये रिलेशन दिखाता है कंजप्शन और इनकम का, ठीक है, कि कैसे इनकम के बढ़ने या घटने से कंजप्शन पर इफेक्ट पड़ता है। जो कंजप्शन है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है इनकम के लेवल पर। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजप्शन भी बढ़ता है, और इसी रिलेशन को हम कहते हैं कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ऑटोनोमस कंजप्शन और एक होता है इंड्यूस कंजप्शन। अब ऑटोनोमस कंजप्शन क्या होता है कि ऑटोनोमस कंजप्शन में वो पार्ट आता है कंजप्शन का जो मिनिमम सर्वाइवल स्पेंडिंग है, मतलब कि
वो पार्ट जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी आप कंज्यूम करोगे। जैसे कि हम स्टूडेंट लाइफ में हैं, हमारे पास इनकम का कोई सोर्स नहीं, बट इस टाइम पर भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसको ही हम बोलते हैं ऑटोनमस कंजप्शन, है ना। इनकम जीरो होने पर भी आपको सर्वाइवल के लिए एक अमाउंट चाहिए होता है, जिसको हम ऑटोनमस कंजप्शन कहते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं इंड्यूस कंजप्शन की। इंड्यूस कंजप्शन क्या होता है? जो इनकम से डायरेक्टली रिलेट करता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका इंड्यूस कंजप्शन भी बढ़ता जाता है। जैसे कि आपको शॉपिंग करनी है, मूवी देखना है, एंटरटेनमेंट पे खर्चा करना है, तो ये सारे खर्चे आपके इंड्यूस कंजप्शन के पार्ट होते हैं। अब कंजप्शन फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? C = A + B1, where A is autonomous consumption, B is MPC and Y is income. अब आ जाते हैं, हम बात करते हैं सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन क्या होता है? सेम जैसा कंजप्शन होता है वैसे ही हमें सेविंग फंक्शन को भी समझना है। सेविंग फंक्शन भी इनकम के साथ सेविंग का रिलेशन दिखाता है। जैसे कि इनकम बढ़ने से कंजप्शन बढ़ती है, सेम इनकम बढ़ने से सेविंग भी बढ़ती है। अगर इनकम इंक्रीज होगी तो सेविंग भी इंक्रीज होगी। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं डिस सेविंग। डिस सेविंग का मतलब क्या है कि जब इनकम आपकी जीरो है और आपने कंजप्शन किया है, तो कंजप्शन कहाँ से किया होगा? या तो बोरोड मनी से किया होगा या सेविंग से निकाला होगा। जैसे हम अगर हमें कभी खर्चा करना, हमारे पास पैसे नहीं तो अपने पिगी बैंक से पैसा निकालते हैं ना, तो यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आता है कि आपने अपने सेविंग्स को कम किया अपने खर्चों के लिए इनकम जीरो होने पर, तो इसे हम कहते हैं डिस सेविंग। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो टाइप के होते हैं, एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी और एक होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी। दोनों प्रोपेंसिटी को समझते हैं। सबसे पहले आ जाता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, APC। APC क्या होता है? APC आपको बताता है कि कितना % इनकम का आप कंज्यूम करते हो, है ना। तो APC = C/Y। फिर आ जाता है जो कि आपको मतलब APC बता रहा है कि आपके इनकम का कितना % आपने कंज्यूम किया है। और सिंपल सी बात है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है APC घटता जाता है। ठीक है, फिर आते हैं हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, APS। ये आपका रिलेशन दिखाता है सेविंग और इनकम का, जिसमें सेम चीज ये APS आपको बताता है कि आपने इनकम का कितना % सेव किया है। ठीक है, दिखाते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC। MPC क्या दिखाता है कि एक यूनिट इनकम के चेंज होने पर आपने अपने कंजप्शन में कितना चेंज किया है, वो दिखाते हैं कि अगर यूनिट चेंज हो रहा है इनकम में तो आपका स्पेंडिंग में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या आपने का खर्चा कितना बढ़ रहा है या घट रहा है। इसका फॉर्मूला होता है APC = चेंज इन C/में चेंज इन Y। ठीक है, सिमिलरली MPS होता है जो कि आपको सेम वही बताते हैं कि एक यूनिट इनकम बढ़ने पर आपके सेविंग में कितना चेंज आया। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव = चेंज इन S/में चेंज इन Y, वेयर चेंज इन S = कि सेविंग में कितना चेंज हुआ है, और चेंज इन Y = Y मतलब इनकम लेवल में कितना चेंज आया है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है डिराइव करने का कि प्रूव MPC एंड MPS = 1 या APC + APS = 1। ये ऐसा क्यों होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। APC और APS हमेशा 1 का जब उन दोनों को जोड़ा जाएगा तो वो हमेशा 1 के इक्वल आएंगे। सेम MPC और MPS को भी जब जोड़ा जाएगा तो वो 1 के ही इक्वल आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा इनकम होती है वो या तो स्पेंड होगी या तो सेव होगी, थर्ड ऑप्शन होता ही नहीं है। इसीलिए इन दोनों का सम हमेशा = 1 आता है। चलिए, अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम की। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस्ड। ठीक है, जब भी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल होती है तो हम बोलते हैं कि जो इकोनॉमी है वो हमारी इक्विलिब्रियम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड होता है। ठीक है, अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो एक 45 डिग्री का लाइन होता है जो AS यानी कि इनकम आउटपुट लेवल को डिनोट करता है, और AD कर्व जो C+I से बनता है। जहाँ पर भी दोनों इंटरेक्ट करेंगे, दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, वहीं पर इक्विलिब्रियम लेवल होगा। अब इसमें दो और सिचुएशन आती है। एक सिचुएशन होती है कि अगर जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई से कम हो तो क्या होगा, और अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो
तो क्या होगा। तो दोनों ही केस सिचुएशंस को हम समझेंगे, इन्हीं को बोलते हैं हम एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम है तो क्या होगा कि जो गुड्स है वो अनसोल्ड रह जाएंगे, प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, इनकम घट जाएगा। और ये कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक कि दोबारा से इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। सेम चीज अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है, तो इसका मतलब क्या है कि जो डिमांड है वो ज्यादा हो रही है सप्लाई से, एक्सेस डिमांड, तो प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट से इनकम बढ़ती है। ठीक है, तो ये क्या होगा, जब ये भी सेम तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम वापस से इकोनॉमी वापस से इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। किसी को हम बोलते हैं इकोनॉमी ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम की तरफ मूव कर जाती है। इन दोनों एडजस्टमेंट मैकेनिज्म में है बैलेंस है। यहाँ हम कह सकते हैं कि जब भी प्लान सेविंग प्लान इन्वेस्टमेंट की इक्वल होती है, तभी भी जो हमारा इक्विलिब्रियम होता है वो भी क्या बोलते हैं बैलेंस्ड होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट की। मल्टीप्लायर क्या होता है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट का मल्टीपल इम्पैक्ट नेशनल इनकम पर पड़ता है। अब क्या बात हो रही है कि एक इंसान ने कुछ इन्वेस्ट किया है ना, किसी ने, अब वो इन्वेस्टमेंट से एक बार इन्वेस्ट करने पर वो इन्वेस्टमेंट क्या होगी, किसी दूसरे बंदे की इनकम होगी, फिर उसने कुछ जिसकी इनकम हुई उसने कहीं पर एक्सपेंड किया, फिर वो किसी और की इनकम बनेगा, और ये चैन कंटिन्यू चलता रहता है। और कब तक कंटिन्यू रहता है, जब तक कि जो इन्वेस्टमेंट है वो जीरो ना हो जाए। एक एग्जांपल लेते हैं कि गवर्नमेंट है, उन्होंने 100 करोड़ इन्वेस्ट किए, जो वर्कर है उनको इनकम के रूप में मिला, उन्होंने स्पेंड किया और उनकी स्पेंडिंग किसी और की इनकम बन गई, और ये चैन कंटिन्यू चलता रहता है। तो हम कह सकते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट का, एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट का जो इनकम पर बहुत ज़्यादा मल्टीपल इम्पैक्ट पड़ता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। इसका फॉर्मूला होता है K = 1 में MPS, और वी कैन से 1 में 1 - MPC। जितना ज़्यादा MPC होगा मल्टीप्लायर उतना बड़ा होगा, और वाइस वर्सा, जितना ज़्यादा MPS होगा मल्टीप्लायर उतना कम होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं गैप्स इन इकोनॉमी। इकोनॉमी में दो गैप होते हैं, एक होता है इन्फ्लेशनरी गैप, एक होता है डिफ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है कि जब AD है वो फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट से ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेस डिमांड हो रही है, प्राइस राइज हो रहा है। ठीक है, प्राइस राइज होगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और लोगों की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो एक्सपेंडिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे करके कम होने लगेगी जैसे जैसे प्राइस राइज होगा। फिर आता है डिफ्लेशनरी गैप। यहाँ पर क्या है कि जो AD है वो रिक्वायर्ड लेवल से कम है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर जब AD ज़्यादा है तो अनसोल्ड प्रोडक्ट बच जाएंगे, अनसोल्ड प्रोडक्ट बचेंगे तो जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन को गिरा देंगे, प्रोडक्शन को कम करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाएगी और इकोनॉमी की ग्रोथ भी कम हो जाएगी। अब इन दोनों ही सिचुएशन को रेक्टिफाई करने के लिए कुछ पॉलिसीज का यूज़ किया जाता है, जिसमें दो तरीके की पॉलिसी आती है, एक होती है फिजिकल पॉलिसी, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी कौन सी होती है, जो गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल करता है, और मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी होती है, जो गवर्नमेंट के बिहाफ पर सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। तो हम दोनों को एक बार देख लेते हैं। फिजिकल पॉलिसी में दो ही चीज़ आती है, एक होता है टैक्स, एक होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो ब्रॉडर लेवल पे वर्क करता है। ठीक है, इन्फ्लेशन के केस में क्या होगा कि गवर्नमेंट टैक्सेस को इंक्रीज कर देगी, इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करेगी। इससे क्या होगा कि जो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम है वो घट जाएगी, तो उनकी डिमांड ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी और इकोनॉमी दोबारा से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। रिसेशन के केस में टैक्स को डिक्रीज कर दिया जाता है, जिससे कि डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाए और लोग ज़्यादा एक्सपेंड करें, ज़्यादा कंज्यूम करें, ज़्यादा डिमांड करें। ठीक है, सेम केस आता है मॉनेटरी पॉलिसी के साथ भी। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या आता है, बैंक रेट, रेपो रेट, CRR, SRR, ये सारे जितने भी रेट्स होते हैं, इन सारी चीज़ों को इन्फ्लेशन के केस में इंक्रीज कर दिया जाता है और डिफ्लेशन के केस में डिक्रीज कर दिया जाता है। ये सब मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं। चलिए, अब एट द एंड हम फाइनल एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या देखा हमने। सबसे पहले AD देखा, AD = कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद हमने AS की बात की, AS ऑलवेज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। फिर हमने कंजप्शन फंक्शन देखा, कंजप्शन फंक्शन होता है A + BY। फिर एक होता है सेकंड सेविंग फंक्शन, सेविंग फंक्शन में आता है -A + 1 - BY। ठीक है, फिर आता है हमारा MPC + MPS = 1, K = 1/MPS,
और इक्विलिब्रियम हमेशा होता है AD बराबर AS और I बराबर S। चलिए, सो इसके साथ हमारे पूरा टॉपिक खत्म होता है। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। जो भी डाउट है उसको आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई ट्राई